गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा एएसपी कोचिंग क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो है वेटनरी एनाटॉमी, जिसमें से पशुधन सहायक परीक्षा में कम से कम 7 प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और मैं आपको और भी आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये पढ़ाऊंगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले वेटनरी एनाटॉमी की परिभाषा। इसे हम हिंदी में पशु शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। एनाटॉमी का हिंदी में नाम, वेटनरी एनाटॉमी को हिंदी में हम पशु शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा पर आते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हाँ हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो वेटनरी एनाटॉमी किसको बोलते हैं? पशु चिकित्सा पशु शरीर रचना विज्ञान, मतलब कि चिकित्सा विज्ञान की, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पशु शरीर की बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, पशु शरीर रचना, मतलब कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु शरीर की बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होते जाए। तो इसकी परिभाषा क्या है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वह शाखा जिसमें पशु विज्ञान की वह शाखा, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का, आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार वापस से देखिए, पशु शरीर रचना विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु शरीर की आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप देख रहे हैं, यदि हमें इसकी आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना है, यदि बाह्य संरचना का अध्ययन करना है मीन्स कि हम उसको बाहर देख के बता सकते हैं कि हाँ ये कैसा दिखता है, इसके कितने पैर है, हाथ है, क्या है, सब हम बता सकते हैं। लेकिन आप जानते हो यदि हमें आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, इसका मतलब उसे हमें उसका डिसेक्शन करना पड़ेगा, उसे काट कर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा अंग कौन सी स्थिति में है, कहाँ पर है। तो इसके लिए ये जैसे नाम था वेटनरी एनाटॉमी, एना का मतलब इसमें हम लेते हैं शरीर और टोमी का मतलब होता है काट। तो एनाटॉमी का मतलब हो गया शरीर का डिसेक्शन करके उसको काट कर उसकी आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वो उसे क्या कहते हैं? पशु शरीर रचना विज्ञान। अब हम यदि पशु शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा पहले कि ये किन से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक इतने बड़े शरीर का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका, जिसे इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की या कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो पादप हो, जंतु हो या इंसान हो, कोई भी जीव जो जीवित है, किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है? कोशिका होती है। किसी भी जीव की, कोई भी, बस वो जीवित है, कोई भी जीव है, वो श्वसन कर रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कोई भी जीव है,
चाहे पादप है, कुछ भी है, तो उसकी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, मतलब इससे आगे अब हम विभाजित नहीं कर सकते। सबसे जो छोटी है वो क्या है, कोशिका ही है। तो क्या है, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है शरीर की, वो क्या होती है, कोशिका। आप इसी तरह से शॉर्ट में ही सब कुछ लिखते चलिए, पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हम देखते हैं कि ये तो सबसे छोटी इकाई है, अब इन सब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मतलब जिसको इंग्लिश में हम टिश्यू भी कहते हैं। बहुत सी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। अब कोशिकाएं जो है वो हम साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, बहुत प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं जो मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है या एक उत्तक का निर्माण करती हैं? तो वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होती है। जो कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती है, वही कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। ऐसे नहीं कि एक कोशिका तंत्रिका तंत्र की ले ली, एक श्वसन तंत्र की ले ली, एक प्रजनन तंत्र की ले ली और वो मिलकर एक टिश्यू का निर्माण कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती हैं, वे मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती हैं। क्रियात्मक रूप से समान होती हैं, वे मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं। वे सभी मिलकर एक उत्तक का निर्माण करेंगी। तो उत्तक किसको कहते हैं? वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती हैं, वे सभी मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं। एक उत्तक का, एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, तो हमने कोशिका पढ़ी। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक या टिश्यू का निर्माण करती हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ, बहुत सारे टिश्यू मिलकर जो है वो एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग या ऑर्गन, जिसको इंग्लिश में हम ऑर्गन भी कहते हैं। तो बहुत सारी उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टम। बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि अब तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र इत्यादि। अब जैसे श्वसन तंत्र है तो वो किन से मिलकर बना होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे नाक से स्टार्ट होता है। तो वो फिर आगे की जो भी नाक के अंदर जो भी लैरिंग्स है और फेरिंग्स है और ज्यादा चीजें हैं, लंग्स है, तो ये सारे अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अब नेक्स्ट तंत्र लेते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हम आहार नाल आ जाएगी, हमारा मुंह आ जाएगा,
जो मुख जो कैविटी है, मुख गुहा है वो आ जाएगी, और लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्टमक है, अमाशय है, ये सारी चीजें मिलकर, ये सारे अंग मिलकर, ये सारे मैंने अंग के नाम लिए हैं, तो ये सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे अंग मिलकर, बहुत सारे अंग मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र या सिस्टम का। अंग मिलकर पूरा अंग तंत्र या सिस्टम बनाते हैं। और इसी प्रकार बहुत शरीर में सारे सिस्टम मिलकर, जैसे श्वसन तंत्र मिल गया, प्रजनन तंत्र मिल गया, पाचन तंत्र मिल गया, ये सारे और भी तंत्रिका तंत्र है, ये सारे तंत्र मिलकर पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे तंत्र मिलकर जो है वो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर या बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि बहुत सारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलकर पूरी शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये हमने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी थी जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है, हम कुछ पढ़ेंगे शाखाएं। शाखाएं हम क्यों पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो वो बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उनको आसान तरीके से पढ़ने के लिए, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो हम हो, कोई भी हो, उनको यदि आसान तरीके से पढ़ना है तो हम उसको विभिन्न शाखाओं में विभाजित कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो स्टडी है, उनका जो अध्ययन है वो बहुत ही आसान हो जाए। तो इसी प्रकार जो पशु शरीर रचना विज्ञान है उसकी भी विभिन्न शाखाएं हैं। उनमें से पहला आता है, पहले मैं इधर लिखती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पशु शरीर रचना विज्ञान, मतलब कि वेटनरी एनाटॉमी। पशु शरीर रचना विज्ञान की शाखाएं, मतलब ब्रांचेस। जैसे एक पेड़ है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, इसी प्रकार ये हमारा एक सब्जेक्ट है वेटनरी एनाटॉमी या पशु शरीर रचना विज्ञान, इसकी भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, जिसमें से पहली जो शाखा है वो आती है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। ये आपको इनका जो नाम है ये इसी प्रकार से ही याद करना पड़ेगा, चाहे आप इसको हिंदी में मैं इस तरह से लिख दूं, टोपोग्राफिक एनाटॉमी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। तो चाहे मैं इसको इस तरह से लिख दूं, आपको याद इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। तो टोपोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है, ये पशु शरीर रचना विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो ये पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शरीर की विभिन्न गुहाओं, थोरेसिक कैविटी गुहाएं, मतलब इस तरह से कि जो एक पशु है उसका आगे का जो भाग है जहाँ पे लंग्स उपस्थित होते हैं वो एक उसकी चेस्ट कैविटी हो गई या थोरेसिक कैविटी हो गई, उसके पीछे जहाँ पे उसके सारे पाचन तंत्र के अंग उपस्थित है वो कौन सी एब्डोमिनल कैविटी होगी। तो इस प्रकार से टोपोग्राफिक एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, पशु शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंग, कौन सी गुहा में कौन सा अंग उपस्थित है, उनकी स्थिति कहाँ है एवं अन्य अंगों के साथ उनका संबंध क्या है। जैसे थोरेसिक कैविटी है तो उसमें लंग्स है, हार्ट है, तो अब ये दोनों अंग, इनकी स्थिति क्या है, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, तो इसका अध्ययन जो है हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी में करते हैं। तो एक बार वापस से मैं रिपीट करती हूँ, आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की, टोपोग्राफिक एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की विभिन्न गुहाओं में उपस्थित, शरीर की विभिन्न गुहाओं में
उपस्थित अंग, शरीर की विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंग की स्थिति, मतलब कि उनकी लोकेशन कहाँ है, वो कौन सी जगह स्थित है, स्थिति मतलब लोकेशन, गुहाओं में उपस्थित अंग की या अंगों की स्थिति एवं अन्य अंगों के साथ उसका क्या संबंध है, एवं अन्य अंगों के साथ, एवं अन्य अंगों के साथ संबंध का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी। तो वापिस से देखिए, आप भी नोट डाउन करते चलिए। टोपोग्राफिक एनाटॉमी होती है पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर में उपस्थित विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंगों की स्थिति एवं अन्य अंगों के साथ उसका क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी। फिर दूसरी ब्रांच आती है सिस्टेमिक एनाटॉमी। ये आपको नाम इसी तरह से याद करने पड़ेंगे, सिस्टेमिक एनाटॉमी। जैसे कि आप अधिकतर इनमें चीजें देखते चलिएगा, आपको नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। सिस्टम, सिस्टेमिक बना है सिस्टम से, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मतलब कि जिसमें तंत्र, शरीर में उपस्थित विभिन्न तंत्रों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो इसमें क्या बोलेंगे, विज्ञान की, पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर में उपस्थित विभिन्न तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, शरीर में उपस्थित विभिन्न तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो वो कौन सी शाखा होगी एनाटॉमी की, सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक है, तो सिस्टेमिक एनाटॉमी जिसमें शरीर में उपस्थित विभिन्न तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। अब विभिन्न तंत्र कौन कौन से हैं, अब इसकी कुछ सब ब्रांच होगी, उप शाखाएं होगी, छोटी शाखाएं होगी कि कौन कौन से तंत्र जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और उनकी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला आता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, अब इसमें जो भी शाखाएं आएगी आप उसके नाम पे फोकस करिएगा। जो भी ये नाम है इसको आप दो भागों में बांटिएगा। जैसे इसको हम बांट सकते हैं ओस्टियो और लॉजी। लॉजी जहां पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि उसका अध्ययन करना। जहां पे भी लॉजी वर्ड आ गया उसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि अध्ययन करना। ओस्टियो, ओस्टियो मतलब होता है अस्थि, बोन, अस्थि, बोन या हड्डी। तो अब इस तरह से ये क्या बन गया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अस्थियों की स्थिति, अस्थियों की स्टडी करते हैं या अस्थियों का अध्ययन करते हैं। अब अस्थियों के अध्ययन में क्या होगा, हम जानते हैं, हम पशुओं के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अलग अलग पशु हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ बोन, मतलब कि कुल हड्डियों की संख्या जो है वो भी अलग अलग होंगी। हर एक, किसी में छोटी, किसी में बड़ी, किसी की संरचनाओं में, हड्डी की संरचना में वो अंतर होगा। किसी में बोन की स्थिति क्या है, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, ये अग्रपाद की जो अस्थियां हैं वो कौन सी है, पश्चपाद की अस्थियां कौन सी है, सिर की अस्थियां कौन सी है। तो इन सब नामों का अध्ययन, किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, ये सारा अध्ययन जो है हम, मतलब हड्डी से संबंधित, अस्थि से संबंधित जो भी अध्ययन है वो हम ओस्टियोलॉजी ब्रांच में करते हैं। तो ओस्टियोलॉजी मतलब, ओस्टियोलॉजी ब्रांच कौन सी होगी, विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। फिर इसका दूसरा आता है, सिस्टम में ही दूसरा है, सिस्टेमिक एनाटॉमी का ही दूसरा पार्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी, फिर वही आप नाम को दो टुकड़ों में बांट दीजिए। लॉजी मतलब अध्ययन करना, ये हर जगह याद रखना आपको, लॉजी मतलब अध्ययन। मायो, मायो मतलब मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशियां, मांसपेशियां। तो ये नाम से ही विदित है कि पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपको नाम से ही, पूरा ये नाम ही आपको सब कुछ बता देगा। मायोलॉजी मतलब पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें तीसरा आता है आर्थ्रोलॉजी।
आर्थ्रोलॉजी। फिर वही नाम में ही देखिए, लॉजी स्टडी करना, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट का मतलब है जोड़। अब जॉइंट कहाँ होते हैं? अब इतनी सारी हड्डियां हैं यदि शरीर में, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ती हैं, किनके माध्यम से जुड़ती हैं? तो वो किनके माध्यम से जुड़ती है? जॉइंट्स या जोड़ के माध्यम से। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम इन जोड़ का या इन जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? आर्थ्रोलॉजी। और इसी का दूसरा नाम, आर्थ्रोलॉजी का दूसरा नाम जो है वो है सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी। अब आपको ये इसी तरह से ये नाम याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई इसकी मैं हिंदी नहीं कर सकती, ये तो सब टर्म है, इनको आप इसी तरह से याद करना पड़ेगा कि आर्थ्रोलॉजी जिसका दूसरा नाम है सिंडेस्मोलॉजी, उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? जोड़ों का, यानी एक बोन दूसरी बोन से किस प्रकार से जुड़ी होती है, इनका अध्ययन हम करते हैं आर्थ्रोलॉजी में। फिर अगला आता है न्यूरोलॉजी। फिर वही न्यूरो और लॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, न्यूरो मतलब नर्वस, नर्वस मतलब तंत्रिका तंत्र। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। कौन सी कोशिकाएं होती है, किस तरह से तंत्रिका तंत्र में तो हर चीज आ गई, मैं कैसे बोल रही हूँ, मुझे कोई चीज मैं किसी भी चीज को हाथ लगाती हूँ मुझे कैसे गर्म या ठंडा कैसे पता चलता है, कोई भी जो हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, हर चीज जो है वो तंत्रिका तंत्र से ही जुड़ी हुई है। तो जिस विज्ञान की ब्रांच में हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। फिर अगला आता है स्प्लैंक्नोलॉजी, जिसमें ये मैं नंबरिंग भूल गई हूं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। स्प्लैंक्नोलॉजी, लॉजी मतलब वही स्टडी, अध्ययन करना। स्प्लैंक्नो का मतलब होता है सॉफ्ट ऑर्गन। सॉफ्ट ऑर्गन मतलब जो हमारे शरीर के अंदर भीतर स्थित है, आंतरिक अंग, ठीक है। सॉफ्ट हैं तो मतलब अंदर ही स्थित होंगे ताकि वो सुरक्षित रहे अंदर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सॉफ्ट ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं, आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है? स्प्लैंक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है एंजियोलॉजी, या मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। नेक्स्ट ब्रांच आती है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, लॉजी मतलब वही स्टडी करना, एंजियो का मतलब होता है रक्त वाहिनियों का। रक्त वाहिनियों का जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, रक्त वाहिनियों का अध्ययन जिस विज्ञान की ब्रांच में करते हैं उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। अब रक्त वाहिनियों का क्या अध्ययन करेंगे? कौन सी रक्त वाहिनी कौन से अंग को जो है ब्लड सप्लाई करती है, रक्त पहुंचाती है, या कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो इस प्रकार की ये रक्त वाहिनियों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं? एंजियोलॉजी में। फिर नेक्स्ट आता है एस्थेशियोलॉजी। ये आपको वर्ड ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, आपको इनका मतलब समझते हुए चलना है, लेकिन आपको ये इसी तरह से याद करने पड़ेंगे। एस्थेशियोलॉजी, लॉजी मीन्स वही स्टडी करना, एस्थेशियो मीन्स होता है संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग यानी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 होती है। और ज्ञानेंद्रियां होती क्या है या संवेदी अंग होते क्या है? संवेदी अंग होते हैं वे अंग जो हमें बाहरी जो वातावरण है उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित करते हैं, या हमें बाहरी वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? आंख जिसके जरिए हम देखते हैं, नाक जिसके जरिए हम सूंघते हैं, जीभ जिसके जरिए हम स्वाद का पता लगता है, या कान जिसके द्वारा हम सुनते हैं, और त्वचा जिसके द्वारा हम स्पर्श का हमें जो है पता चलता है। तो ये सारे संवेदी अंग है जिनसे हम संवेदनाओं को, बाहरी जो भी संवेदनाएं हैं वातावरण में, उनको हम ग्रहण करते हैं। तो उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? एस्थेशियोलॉजी। तो संवेदी अंगों का अध्ययन जो है हम किसमें करते हैं? एस्थेशियोलॉजी में।
तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। संवेदी अंगों का अध्ययन हम किस में करते हैं, ये थोड़ा वर्ड डिफरेंट है इसलिए मैं इस पे बारी बारी जोर दे रही हूँ कि एस्थेसियोलॉजी क्या है, संवेदी अंगों का अध्ययन। फिर नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी, ये भी नाम से ही आप पता कर सकते हैं, लॉजी स्टडी करना, कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट का मतलब है हृदय। तो ये क्या हो गया, कार्डियोलॉजी, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हार्ट का, मतलब कि हार्ट का, हृदय का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हार्ट का, हृदय का अध्ययन करते हैं। तो हृदय का अध्ययन, अब हृदय के अध्ययन में क्या क्या चीजें आएगी ये आपको देखना है। हृदय के अध्ययन में कि वो कहाँ स्थित होता है, कौन सी गुहा में स्थित होता है, वो कौन कौन सी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, तो इन सब का अध्ययन जो है हम करते हैं एंजियोलॉजी में, फिर कार्डियोलॉजी में। फिर नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी वही आप फिर से देखिए, डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, स्किन, स्किन यानी त्वचा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम त्वचा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ये आप लिखते चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम त्वचा का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। फिर अगला आता है डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी, लॉजी स्टडी करना, डेस्मो का मतलब होता है लिगामेंट। अब आप पूछेंगे कि भाई ये लिगामेंट, ये क्या नई चीज आ गई, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है, ये भी हमारे शरीर की एक संरचना है, वह संरचना जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखती है, वह संरचना जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम डेस्मोलॉजी मतलब कि लिगामेंट्स का अध्ययन करते हैं, और लिगामेंट्स क्या होता है, वह संरचना शरीर की जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखती है, ठीक है, बोन को बोन से जोड़े रखती है, उसे कहते हैं लिगामेंट। और इन लिगामेंट्स का अध्ययन करना कि कौन सी हड्डी, मतलब कहाँ पे कौन सा लिगामेंट मिलता है, सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा है और सबसे बड़ा लिगामेंट कौन सा है, इन सब का जो अध्ययन है हम कौन सी शाखा में करते हैं, डेस्मोलॉजी में। एक लिगामेंट के साथ एक वर्ड और आता है कंफ्यूज करने वाला, टेंडन। हालांकि इसका अभी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ। टेंडन, टेंडन भी एक ऐसी संरचना है जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ती है, हड्डी को मसल्स, मसल्स यानी मांसपेशियों से जोड़ती है। तो उसे क्या कहते हैं, टेंडन। तो आपको बस ये एक याद रखना है इन दोनों में अंतर। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वह संरचना बताइए जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ती है, या वह संरचना जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पहले, ये अलग आ गया टॉपिक, बाकी हमें बात करनी थी डेस्मोलॉजी की। डेस्मोलॉजी क्या है, जिसमें हम लिगामेंट्स का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ये भी नाम से विदित है। साइटो मतलब सेल, शुरू में बताया था, सेल मतलब कोशिका। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, वो शाखा क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। अब कोशिकाओं के अध्ययन में हम क्या करेंगे कि कौन सी कोशिका कौन से तंत्र में पाई जाती है। जैसे तंत्रिका तंत्र है तो उसमें तंत्रिका तंत्र कोशिका ही पाई जाती है,
उस हिसाब से, और एक कोशिका है तो उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर भी कुछ अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसका केंद्रक हो गया, तारकाय हो गया, गोल्जिकाय हो गया। इस तरह से खूब सारे ऑर्गन है जो कोशिका में पाए जाते हैं। वो कैसे काम करते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, किसमें क्या उपस्थित या अनुपस्थित होता है, इन सब का जो अध्ययन है वो हम साइटोलॉजी ब्रांच में करते हैं। फिर एक ऐसा ही नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जैसे लॉजी, वही लॉजी का मतलब स्टडी करना, और हिस्टो का मतलब होता है उत्तक। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होती हैं, वो सभी मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। और इन उत्तक का अध्ययन जो है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो वह शाखा जिसमें हम उत्तक का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उत्तक का अध्ययन करते हैं, वो कौन सी शाखा होगी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वो होगी साइटोलॉजी, और जिसमें हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं वो होगी हिस्टोलॉजी। देन नेक्स्ट आता है एक लास्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसका एक दूसरा नाम है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो आप नाम पे जाइए, एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो, डेवलपमेंटल मतलब डेवलपमेंट। अब किसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी मींस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे, आपको पता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप सबसे जो पहली कोशिका बनेगी वो होगी जायगोट। अब ये एक जायगोट से पूरा जब तक भ्रूण बन जाता है, पूरे भ्रूण का निर्माण होता है, बहुत से विभाजन होते हैं, फिर आगे जायगोट का विभाजन होगा, मोरूला, गैस्ट्रुला, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। उस सब स्टेज के बाद एक एक अंग का निर्माण होता है, एक एक अंग तंत्र का निर्माण होता है, वो धीरे धीरे फंक्शनल होते हैं। तो इस तरह से लास्ट में पूरे भ्रूण का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, एक भ्रूण का डेवलपमेंट, उसका अध्ययन करेंगे कि जायगोट से भ्रूण जो है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल एनाटॉमी का दूसरा नाम है, जिसके जरिए हमें पता चलता है, इसको डेवलपमेंट का अध्ययन करता है कि निषेचन के बाद जायगोट से लेके भ्रूण के बनने की जो बीच में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये तो होगी हमारी सारी वेटनरी जो एनाटॉमी है, पशु शरीर रचना विज्ञान है, उसकी सारी शाखाएं होगी। अब अगला जो है वो हम पढ़ेंगे कि आगे जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो बहुत सारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है जो बार बार काम आती हैं। फिर हम जैसे अभी मैं आगे बताऊंगी कि ऐसे नहीं कि हाँ पशु के अग्रभाग में ये, तो फिर एक सीधा एक एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको, तो उस तरह से वो सीधा सीधा एक वर्ड होगा जिसके थ्रू हम अपने आप माइंड में क्लिक कर जाएगा हमारे कि जो सामने वाला बात कर रहा है वो किस पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो एनाटॉमी में है कुछ शब्दावलियां बनाई गई है, शब्दावली या इंग्लिश में इसको बोलेंगे टर्मिनोलॉजी, शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली है, इनकी बात हम करते हैं, जिसमें पहला आता है डोर्सल। अब ये भी इसी तरह से है, इसका कोई हिंदी नाम या वैसे नहीं है, तो आपको ये डोर्सल से ही याद रखना पड़ेगा। तो डोर्सल क्या होती है, पशु की वह सतह, पशु की, आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, पशु की वह सतह जो आसमान की तरफ होती है, पशु की वह सतह जो आसमान की तरफ होती है, पशु की वह सतह जो आसमान की तरफ होती है उसे कौन सी सतह कहते हैं, डोर्सल। जैसे कि मान लो ये पशु है, इस तरह से हम पशु देखते हैं, तो उसकी वो ऊपर वाली सतह जो आसमान की तरफ है, ये मैं हूं तो मेरी ये वाली सतह जो आसमान की तरफ है, तो मेरी ये सतह कौन सी होगी, डोर्सल सतह। तो पशु की वह सतह जो आसमान की तरफ होती है उसे कहते हैं डोर्सल सतह। इसका उल्टा एक आता है वेंट्रल। वेंट्रल मतलब वही सेम चीज लिखनी है, पशु की वह सतह जो धरातल
मतलब कि जमीन की तरफ होती है। पशु की वह सतह जो जमीन की तरफ होती है उसे बोलते हैं वेंट्रल। पशु है तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो आसमान की तरफ उसको बोलेंगे डोर्सल, और जो जमीन की तरफ है, धरातल की तरफ है, उसको बोलेंगे हम वेंट्रल। फिर नेक्स्ट आता है जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंटीरियर। हम दो साथ लेके चलते हैं क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाला पार्ट नाम से ही विदित है। एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग, मतलब पशु के आगे की ओर का भाग या पशु का अग्र भाग। पशु का अग्रभाग, जो पशु का अग्रभाग है वो कहलाता है एंटीरियर। और पशु का पश्च भाग, पशु का पश्च भाग जो है वो कहलाता है पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर जो है पशु का अग्रभाग, पोस्टीरियर जो है पशु का पीछे वाला भाग जो है उसको वो पोस्टीरियर बोलते हैं। फिर आता है एक, फिर लेके चलते हैं साथ साथ में क्रेनियल, और नेक्स्ट आता है कॉडल। क्रेनियल और कॉडल। तो क्रेनियल मतलब वही, क्रेनियल मतलब क्रेनियम, मतलब हमारा सर, हमारा शरीर, सर की जो बोन है या पशु के जो सिर की जो बोन है, क्रेनियम जो है वो कहलाती है। क्रेनियम मतलब, क्रेनियल मतलब जो सिर की ओर वाला भाग है या जो सिर के नजदीक भाग है उसको बोलेंगे क्रेनियल। तो पशु का वह भाग जो सिर के नजदीक है, पशु का वह भाग जो सिर के नजदीक है, तो वो कौन सा होगा? क्रेनियल भाग। और कॉडल मतलब पीछे वाला, मतलब पूंछ की तरफ वाला भाग, पशु के पूंछ के नजदीक वाला भाग। तो पशु के पूंछ के नजदीक वाला जो भाग है वो कहलाता है कॉडल। तो क्रेनियल और कॉडल, पूंछ की तरफ वाला भाग कॉडल। फिर एक आता है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल मतलब पशु का वह हिस्सा जो नाक के नजदीक होता है, जो नाक के नजदीक वाला भाग होगा, नाक की तरफ वाला, नाक की तरफ वाला जो भाग होगा उसे बोलते हैं हम रोस्ट्रल। फिर एक नेक्स्ट आता है पामर या पाल्मर और प्लेंटर। ये दोनों वर्ड समझते चलिए आप। पामर मतलब आगे वाले पैरों की, आगे वाला पैर है तो उसकी वह सतह जो धरातल के लंबवत होती है, आगे वाले पैर हैं, इस तरह से उसके खुर हैं, तो वह सतह जो धरातल इस तरह से उसके लंबवत होती है तो उसको बोलते हैं पाल्मर। तो मतलब आगे वाले पैरों की, आगे वाले पैरों की वह सतह, आगे वाले पैरों की वह सतह जो धरातल के, मतलब जमीन के लंबवत होती है, सतह जो धरातल के लंबवत होती है उसको बोलते हैं हम पामर सतह। और प्लेंटर सेम वही है लेकिन बस पीछे वाले पैरों की, आगे वाले पैरों की नहीं, पीछे वाले पैरों की, पीछे वाले पैरों की वह सतह। बाकी आपको सेम टू सेम लिखना है तो आप लिख लीजिए कि पीछे वाले पैरों की वह सतह जो धरातल के लंबवत होती है उसको बोलते हैं प्लेंटर। ठीक है, तो पामर और प्लेंटर, तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे मीडियन, मीडियन और लेटरल। मीडियन और लेटरल। तो मीडियन और लेटरल पढ़ने से पहले आगे मैं भी आपको एक प्लेन पढ़ाऊंगी, तो उसमें पहले हम एक प्लेन समझते हैं, मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मतलब एक आभासी रेखा है, वह रेखा जो शरीर को दो समान भागों में बांटती है। ऐसे आप यदि मुझे देखें तो एक मेरे, यदि यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ये जो लाइन है ये मुझे मेरे शरीर को दो समान भागों में विभाजित करेगी। ठीक है,
इस तरह से मान लो एनिमल है, उसको यदि हम बीच में से उसका ये जो सर वाला पार्ट है उधर से लेके यदि हम उसको बराबर एक सीधी रेखा यदि आभासी खींचे, उसको असली में नहीं काटना है, उसको सीधी यदि एक आभासी रेखा हम यदि ड्रॉ करें तो वो उसको दो समान भागों में बांटती है, ठीक है। तो वो एक आपको याद रखना है। वो हम प्लेन अभी बाद में करेंगे, मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। मीडियन, तो मतलब ये मेरा मीडियन प्लेन होगा, तो मीडियल सतह कौन सी होगी, जो ये मध्य रेखा है उसकी तरफ होगी, ठीक है। ये मध्य रेखा होगी जो मेरे शरीर को दो भागों में विभाजित कर रही है। अब इसके जो तरफ वाला भाग है, इसके पास वाला भाग है, वो क्या कहलाएगा, मीडियल। और जो इस मीडियल या मध्य रेखा से दूर वाला भाग है, मतलब इधर वाला भाग है, तो वो कहलाएगा लेटरल। तो वो ये आपको याद रखना है, मध्य रेखा की तरफ वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, मीडियन, मीडियल, सॉरी मीडियल। तो मीडियल वाला पार्ट कौन सा हो गया, मध्य रेखा की तरफ वाला भाग, मध्य रेखा की तरफ वाला भाग, शरीर का वह भाग जो मध्य रेखा की तरफ है वो कौन सा होगा, मीडियल। और जो मध्य रेखा से दूर, मध्य रेखा से दूर वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, लेटरल। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, मीडियल और लेटरल। मध्य रेखा के तरफ वाला भाग वो कहलाएगा मीडियल, और बाहर वाला भाग जो है वो कहलाएगा लेटरल। फिर अब मैं आपको भी प्लेन की बात कर रही थी, तो आपको कुछ प्लेन बताती हूँ। पहला आता है मीडियन प्लेन, पहला आता है मीडियन प्लेन। अभी मीडियन प्लेन क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक काल्पनिक जो भी ये प्लेन है उन सब में आपको एक आभासी रेखा या काल्पनिक रेखा की कल्पना करनी है कि वह रेखा जो शरीर को दो समान भागों में बांटती है, ये मीडियन प्लेन है मेरा, ये इस तरह से है जो मेरे शरीर को दो समान भागों में बांटता है, उसे बोलते हैं मीडियन प्लेन। फिर एक दूसरा आता है, मैं इसको लिख देती हूँ, आप भी नोट डाउन करते चलिए, वह रेखा जो शरीर को दो समान भागों में विभाजित करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, समान भाग में विभाजित करती है, तो वो कौन सी रेखा होगी, मीडियन प्लेन, ठीक है। फिर दूसरा एक आता है इसी के जैसा है, सजाइटल प्लेन। ये नाम आपको ऐसे ही याद रखने हैं, इसमें कोई मैं इसमें इनकी हिंदी नहीं कर सकती, ये टर्मिनोलॉजी है जो इसी तरह से यूज होती है। तो ये है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है, यदि ये मेरा मीडियन प्लेन था जिसने मेरे शरीर को दो समान भागों में विभाजित किया था, तो इसके समानांतर जो प्लेन होगा, अब यदि इसके समानांतर चाहे इधर हो इधर हो, कितना भी कैसे भी हो, तो वो हमेशा मेरे शरीर को दो असमान भागों में ही विभाजित करेगा। तो वह रेखा जो शरीर को दो असमान भागों में विभाजित करती है, ठीक है। सजाइटल प्लेन क्या होगा, वह रेखा जो शरीर को दो असमान भागों में विभाजित करती है, दो असमान भाग में विभाजित करती है, ठीक है। तो वह रेखा जो शरीर को दो असमान, और इसकी मेन बात यह है कि ये हमेशा मीडियन प्लेन के समानांतर होगा, ये मीडियन प्लेन के समानांतर होता है। जो सजाइटल प्लेन है वो मीडियन प्लेन के समानांतर होता है। ये बात आपको अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो प्लेन पढ़े, एक था मीडियन प्लेन जो शरीर को समान भागों में विभाजित करता है, और दूसरा सजाइटल प्लेन जो शरीर को दो असमान भागों में विभाजित करता है। फिर एक आता है फ्रंटल प्लेन। फिर एक आता है फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन क्या होता है, देखो वही, ये भी आभासी रेखा है, और ये जो है ये शरीर को
डोर्सल और वेंट्रल, अभी हमने देखा था कि शरीर का वो हिस्सा जो आसमान की तरफ है डोर्सल, और वो हिस्सा जो धरातल की तरफ है वो होता है फ्रंट वेंट्रल। तो वह रेखा जो शरीर को डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में बांटती है, वह रेखा जो शरीर को डोर्सल एवं वेंट्रल पार्ट में विभाजित करती है। ठीक है, जो डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में। अब एक मतलब मैं एक वैसे ही नॉर्मल कोई पशु का नहीं, लेकिन वैसे ही डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। यदि इस हिसाब से यदि कोई पशु है, ठीक है, तो अब उसको मुझे यदि ये वाली सतह जो आसमान की तरफ है तो ये होगी डोर्सल सतह, ये सतह जो धरातल की तरफ है ये होगी वेंट्रल सतह। अब मुझे ऐसी कौन सी लाइन में ड्रॉ करूं जिससे वो डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड हो जाए? तो आप खुद सोचिएगा, ये वाली एक लाइन ड्रॉ करूंगी जिससे वो ऊपर डोर्सल पार्ट और ये नीचे वाला वेंट्रल पार्ट इसमें विभाजित हो जाए। तो इस तरह का ये जो प्लेन है, ये जो रेखा है जो किसी भी पशु शरीर को डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करती है, वो होता है, वो कौन सा प्लेन कहलाएगा? फ्रंटल प्लेन। फिर एक लास्ट आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये कोई भी पशु शरीर को अग्र और पश्च भाग में डिवाइड करता है। मतलब वह आभासी रेखा जो पशु शरीर को अग्र और पश्च भाग में डिवाइड करती है, वह रेखा जो शरीर को अग्र एवं पश्च भाग में विभाजित करती है। अब अग्र और पश्च भाग कैसे? वही इस तरह से एक यदि मैं जानवर ड्रॉ करूं तो अब ये उसका अग्र पार्ट हो गया इंटीरियर, ये उसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। अब मुझे ऐसी कौन सी रेखा मैं इसमें ड्रॉ करूं जो उसको अग्र और पश्च भाग में विभाजित करे? तो इस तरह से होगी। तो ये एकदम सेल्फ अंडरस्टूड है, आप खुद इसका पता लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी रेखा है जो उसको अग्र और पश्च भाग में डिवाइड करेगी। तो ये कौन सी है? ये है ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा होता है? वह रेखा जो शरीर को अग्र और पश्च भाग में डिवाइड करता है। अब जैसे शुरू में जो प्लेन देखा था जो शरीर को, जो मीडियन प्लेन जो शरीर को दो भागों में डिवाइड करे, तो यदि ये इस तरह से पशु है, यदि एक ऊपर से ऐसा प्लेन जाए तो वो उसको दो समान भागों में विभाजित करेगा। ये इसके समानांतर में एक दूसरा जो उसको असमान भागों में विभाजित करे तो वो कौन सा होगा? सजाइटल प्लेन होगा। और ये वाला फ्रंटल प्लेन जो उसको डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करे, तो ये प्लेन भी इसी दिशा में, मीडियन भी, सजाइटल भी इसी दिशा में, और ये फ्रंटल भी इसी दिशा में। मतलब कि ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये जो बाकी तीनों प्लेन थे उनके लंबवत होता है। बाकी जो तीनों प्लेन थे उनके लंबवत कौन सा प्लेन होता है? ट्रांसवर्स प्लेन। क्योंकि बाकी सबकी दिशा इस तरह से है, वो एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो लंबवत है। अब आपको मेरे हिसाब से सारा समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको पूरा वापस से बताती हूँ। हाँ, तो हम इसका देख के चलते हैं कि वेटनरी एनाटॉमी क्या होती है। पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पशु की आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पशु शरीर रचना विज्ञान या वेटनरी एनाटॉमी। फिर नेक्स्ट आता है कि अब संरचना की बात कर रहे हैं तो वो किन सबसे मिलकर बनी होती है? तो पहला है कोशिका। जो कोशिका है सेल, वो सब शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। लेकिन उत्तक में हमें ये याद रखना है कि वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान है वे सारी मिलकर ही एक उत्तक का निर्माण करेंगी। ऐसे नहीं कोई भी कोशिका, एक जैसी कोशिका जो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से समान है वही मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलकर पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। फिर हम आए कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको यदि आसानी से पढ़ना है तो हमें उसकी कुछ शाखाएं बनानी होगी। तो ये शाखाएं पहले से बनाई हुई हैं, तो इस तरह से इनका जो अध्ययन है वो
किसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस तरह से ये नाम जो है इंग्लिश में ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो पहली जो ब्रांच है वो क्या है, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी हम क्या पढ़ते हैं, वह शाखा विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम शरीर की विभिन्न गुहाओं में उपस्थित अंगों और उनका अन्य अंगों के साथ जो है संबंध का अध्ययन करते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी में। सिस्टेमिक एनाटॉमी, शरीर में उपस्थित विभिन्न तंत्रों का, सिस्टम मतलब तंत्र, तो विभिन्न तंत्रों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब सिस्टेमिक में कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, कौन कौन से तंत्र है और उनका अध्ययन क्या कहलाता है, वो हमने आगे देखा। जैसे ऑस्टियोलॉजी, मैंने कहा था कि हर एक नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियो मतलब अस्थि या हड्डी, और लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब कि उसका अध्ययन करना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थियों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। फिर है मायोलॉजी, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन होता है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, मतलब जिसमें जॉइंट्स का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। इसका दूसरा नाम है सिंडेस्मोलॉजी। फिर नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी, जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। स्प्लैंक्नोलॉजी, जिसमें सॉफ्ट ऑर्गन मतलब आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है एंजियोलॉजी। एंजियो का मतलब होता है रक्त वाहिनियां, मतलब जिसमें रक्त वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। एस्थेसियोलॉजी मतलब संवेदी अंगों का अध्ययन, ठीक है, आंख, नाक, कान, इन सब का अध्ययन जो है वो एस्थेसियोलॉजी में करते हैं। कार्डियोलॉजी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्डियो यानी हृदय, हार्ट का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है कार्डियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मा मतलब स्किन, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम त्वचा का अध्ययन करते हैं, डर्मेटोलॉजी। डेस्मोलॉजी, डेस्मो मतलब लिगामेंट, जिसमें हम लिगामेंट्स का अध्ययन करते हैं, वो डेस्मोलॉजी। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट वह संरचना है जो हड्डी को हड्डी से जोड़कर रखती है। फिर एक इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है टेंडन। टेंडन क्या होता है, संरचना जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़कर रखती है। फिर नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल्स, मतलब जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी जिसमें हम उत्तक का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी। फिर नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, इसका दूसरा नाम डेवलपमेंटल एनाटॉमी, मतलब जिसमें हम निषेचन के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है जायगोट, जायगोट से लेके भ्रूण कैसे बनता है, ये पूरी जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती है, उनका अध्ययन जो है हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो पशु से रिलेटेड थी। डोर्सल मतलब पशु की वह सतह जो आसमान की तरफ है उसको बोलेंगे डोर्सल, और पशु की वह सतह जो धरातल की या जमीन की तरफ है उसे बोलेंगे वेंट्रल। एंटीरियर मतलब पशु का अग्रभाग, पोस्टीरियर मतलब पशु का पश्च भाग। फिर है क्रेनियल, जो पार्ट सिर के नजदीक है क्रेनियल, जो भाग पूंछ के नजदीक है वो कौडल, और जो नाक की तरफ या नाक के आसपास वाला जो भाग है उसके लिए हम यूज करेंगे रोस्ट्रल। फिर है पामर या प्लेंटर। पामर है आगे वाले पैरों की वह सतह जो धरातल के लंबवत होती है, पामर, और जो पीछे वाले पैरों की सतह जो धरातल के लंबवत होगी उसे बोलते हैं प्लेंटर। फिर नेक्स्ट है मीडियल, मतलब मध्य रेखा, मध्य रेखा की तरफ वाला भाग जो है वो मीडियल, और जो मध्य रेखा के बाहर वाला, बाहर की तरफ वाला भाग है, दूर वाला भाग है वो लेटरल। फिर है कुछ प्लेन पढ़े हमने। मीडियन प्लेन मतलब वह आभासी रेखा है जो शरीर को दो समान भागों में विभाजित करती है, तो उसे हम कहेंगे मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन के जस्ट समानांतर जो है वो जो रेखा जो शरीर को असमान भागों में विभाजित करेगी उसको हम कहेंगे सजाइटल प्लेन। फिर एक नेक्स्ट आता है फ्रंटल प्लेन, वह रेखा जो शरीर को डोर्सल और वेंट्रल दो पार्ट में डिवाइड करे उसे बोलेंगे फ्रंटल प्लेन। फिर है ट्रांसवर्स प्लेन, वह रेखा जो शरीर को अग्र और पश्च भाग में दो भागों में डिवाइड करे वो कहलाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये आज की क्लास बहुत ही बेसिक थी और बहुत ही शुरुआती क्लास थी, जो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो ब्रांचेस हैं, ये हम आगे भी और इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो सारी टर्मिनोलॉजी इनको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे बहुत ही काम आने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो सिस्टेमिक एनाटॉमी है या जो तंत्र का जो अध्ययन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।